नमस्कार, मैं सौरभ चंद्र, प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शिवरामपुर चित्रकूट। आज की इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओम का नियम तथा इसका प्रायोगिक सत्यापन के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन ओम के नियम को समझने से पहले हमें ओम के नियम में यूज होने वाले कुछ बेसिक टर्म्स जैसे कि विद्युत धारा, विभवांतर तथा प्रतिरोध, इन तीनों टर्म्स को जानना आवश्यक है, तभी हम ओम के नियम को अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे जो तीन बेसिक टर्म्स हैं, विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध। उसके बारे में हम लोग ओम के नियम को जानेंगे, ओम के नियम को समझेंगे कि ओम का नियम क्या होता है तथा इसको हम कैसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं विद्युत धारा, विभवांतर तथा प्रतिरोध के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा बेसिक टर्म है वो है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को समझने के लिए हम लोग एक एनालॉजी का यूज कर सकते हैं। जैसे आप लोग जो है जलधारा या वाटर करंट से परिचित होंगे। वाटर करंट या जलधारा क्या है? तो जब नदी में पानी बहता है, वाटर फ्लो होता है, उसे ही हम कहते हैं जलधारा, यानी कि फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर इज कॉल्ड वाटर करंट। इसी प्रकार पानी का बहाव एक ट्यूब में भी हो सकता है। तो यदि ट्यूब में भी हमारा यदि पानी बह रहा है, यानी कि फ्लो ऑफ वाटर इन ट्यूब इज आल्सो कॉल्ड वाटर करंट, यानी कि किसी भी ऐसी चीज़ में जिसमें हमारा वाटर का फ्लो हो उसे हम बोलते हैं वाटर करंट। ठीक उसी प्रकार जब किसी कंडक्टर में या किसी चालक में या किसी धातु के तार में जब पानी की जगह चार्ज का फ्लो हो, क्या फ्लो हो? चार्ज का फ्लो हो, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो जलधारा या वाटर करंट किसे कहते हैं? उसमें क्या फ्लो होता है? उसमें वाटर फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक करंट में क्या फ्लो होता है? इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज फ्लो होता है। अब हमारे पास मान लीजिए दो कंडक्टर हैं। हम किसमें कहेंगे कि किसमें हमारा चार्ज का फ्लो कम हो रहा है और किसमें चार्ज का फ्लो ज़्यादा हो रहा है, यानी किसमें इलेक्ट्रिक करंट कम है और किसमें इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा है। इसको भी हम ठीक वैसे ही समझ सकते हैं जैसे दो नदियां हैं। दो नदियों में हम देख रहे हैं कि जो पहली नदी है, पहली नदी में एक निश्चित समय में वाटर का फ्लो कम हो रहा है, यानी कि एक निश्चित समय में लेस अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो हो रहा है। और एक दूसरी नदी है, दूसरी नदी में एक निश्चित समय में वाटर का अमाउंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है। तो किसमें वाटर करंट ज़्यादा होगा? तो वाटर करंट उसमें ज़्यादा होगा जिसमें एक निश्चित समय में वाटर का ज़्यादा अमाउंट फ्लो हो रहा है। ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रिक करंट के केस में भी होता है। जब किसी हमारे पास दो मेटलिक कंडक्टर हैं, एक मेटलिक कंडक्टर में एक निश्चित समय में कम चार्ज का अमाउंट फ्लो हो रहा है और एक दूसरा मेटलिक कंडक्टर है, उसमें उतने ही निश्चित समय में ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, तो हम कहेंगे जो दूसरा मेटलिक कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रिक करंट हमारा ज़्यादा है, अधिक है। तो वास्तव में इलेक्ट्रिक करंट है क्या? इलेक्ट्रिक करंट एक निश्चित समय में जो चार्ज का अमाउंट फ्लो होता है, उस चार्ज के अमाउंट को ही हम बोलते हैं विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। या सिंपल लैंग्वेज में कहें तो आवेश प्रवाह की दर, यानी कि रेट ऑफ चार्ज फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो ये हमारी मुख्य परिभाषा है विद्युत धारा की। विद्युत धारा को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो विद्युत धारा इज इक्वल टू चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा
जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन विद्युत आवेश के प्रवाह का समय, जिसको हम समय को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक सूत्र होता, फार्मूला होता है। इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक होता है, क्योंकि ऊपर क्या है, आवेश है, तो आवेश का मात्रक बटे नीचे क्या, समय, तो समय का मात्रक। जैसा कि हम लोग जानते हैं एसआई सिस्टम में आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और समय का मात्रक जो होता है वो सेकंड होता है। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होगा वो होगा कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड को ही हम एम्पियर कह देते हैं। कूलाम प्रति सेकंड को ही हम क्या कह देते हैं, एम्पियर कहते हैं। तो विद्युत धारा का मात्रक हमारा क्या होता है, कूलाम पर सेकंड या फिर एम्पियर होता है, जिसमें से एम्पियर हमारा जो टर्म है वो ज़्यादा पॉपुलर है। एम्पियर का यूज हम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और विद्युत धारा को मापने के लिए हम जिस यंत्र का यूज करते हैं उस यंत्र का नाम है अमीटर। अमीटर की हेल्प से हम लोग विद्युत धारा को माप सकते हैं कि किसी चालक से कितने एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एमीटर को हम कंडक्टर के साथ एक सीरीज में लगा देते हैं और सीरीज में लगा करके एमीटर में रीडिंग लेकर के हम लोग बता सकते हैं कि उस कंडक्टर से कितने एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो ये था विद्युत धारा। आइए अब हम लोग दूसरे बेसिक टर्म को समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा बेसिक टर्म है विभवांतर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, या इसको कभी कभी हम वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग एक एनालॉजी से समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि सपोज दैट एक मान लेते हैं एक कॉपर का तार है, कॉपर का एक तार का टुकड़ा है, वो पड़ा हुआ है। तो क्या उस कॉपर के तार में इलेक्ट्रिक करंट ऑटोमेटिकली फ्लो होगा? क्या उस कॉपर के जो तार का टुकड़ा है उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा? तो वास्तव में नहीं होता है। हालांकि वो जो विद्युत का तार है वो मेटल का बना होता है, कॉपर मेटल का बना हुआ है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें अभी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो उस कॉपर के तार में विद्युत धारा का प्रवाह कब होगा? ऐसे कौन सा फैक्टर है जो उस तार में विद्युत धारा का प्रवाह करने लगेगा? इसको हम सेम वैसे ही समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए एक हमारे पास में ट्यूब है। ट्यूब हमारी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर क्षैतिज सतह पर पड़ी हुई है। तो क्या उस ट्यूब में पानी का प्रवाह अपने आप होगा? तो आंसर आपका होगा नहीं होगा। लेकिन यदि उसी ट्यूब को हम एक टैंक, जो कि काफ़ी ऊंचाई पर टैंक रखा है, उसमें पानी भरा हुआ है, तो उस ट्यूब के एक सिरे को इस टैंक में कनेक्ट कर दें और दूसरे सिरे को नीचे लटका दें, तो आप देखोगे अब यहाँ पर वाटर का फ्लो जो है उस टैंक से दूसरे सिरे की ओर होने लगता है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पर हमने देखा कि जो टैंक था जिसमें पानी भरा हुआ था, ऊंचाई पर रखा हुआ था, उस टैंक में जो वाटर का प्रेशर था, ग्रेविटी के कारण जो वाटर का प्रेशर था वो अधिक था, और जो ट्यूब का दूसरा सिरा है जो कि लटका हुआ है या नीचे है, उसमें जो वाटर का प्रेशर है, ग्रेविटी के कारण जो वाटर का प्रेशर है वो कम है। तो आप देखोगे पानी का बहाव टैंक से होते हुए उस दूसरे सिरे की ओर होने लगता है, यानी कि जो वाटर का फ्लो है वो अधिक प्रेशर से कम प्रेशर वाले एंड की ओर होने लगता है। तो
किसी ट्यूब में वाटर का फ्लो होने के लिए आवश्यक है कि जो वाटर की ट्यूब है उसके दोनों सिरों में वाटर के प्रेशर में डिफरेंस होना चाहिए। जो ट्यूब का सिरा टंकी में डूबा हुआ है वहाँ पर वाटर का प्रेशर ज़्यादा है, और जो सिरा नीचे लटका हुआ है टैंक से वहाँ पर वाटर का प्रेशर कम है। इसी वाटर के प्रेशर में डिफरेंस होने के कारण जो वाटर होता है वो अधिक प्रेशर वाले रीजन से या अधिक प्रेशर वाले एंड से कम प्रेशर वाले एंड की ओर फ्लो होने लगता है। लेकिन यही जब ट्यूब जो है वाटर की सरफेस पर पड़ी हुई थी, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर पड़ी थी, तो जो दोनों सिरे थे, दोनों सिरों के पर जो वाटर का प्रेशर था वो इक्वल था। इक्वल होने के कारण उस ट्यूब से वाटर फ्लो नहीं हो पा रहा था। तो वाटर का फ्लो होने के लिए क्या आवश्यक है? वाटर का फ्लो होने के लिए आवश्यक है कि ये जो वाटर की ट्यूब है, इस ट्यूब के दोनों सिरों में वाटर के प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए। इसी प्रकार किसी मेटेलिक कंडक्टर में चार्ज के फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए? चार्ज के फ्लो होने के लिए यह आवश्यक है कि उस मेटेलिक कंडक्टर के दोनों सिरों में इलेक्ट्रिक प्रेशर जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। एक सिरे में पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए मेटेलिक वायर के, और दूसरे सिरे में पोटेंशियल कम होना चाहिए। अगर दोनों सिरों में पोटेंशियल बराबर हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो वहाँ पर मेटेलिक वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन मेटेलिक कंडक्टर के यदि एक सिरे में पोटेंशियल ज़्यादा है और दूसरे सिरे में पोटेंशियल कम है, तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और यदि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वहाँ पर चार्ज का फ्लो होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट वहाँ फ्लो होगा। और वास्तव में जितना ज़्यादा पोटेंशियल में डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो उतना ही ज़्यादा होगा। तो किसी मेटेलिक वायर में या किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर। इसी को हम वोल्टेज भी कहते हैं। अब जानते हैं साइंटिफिकली कि ये वोल्टेज क्या होता है या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं इकाई आवेश को या एकांकी आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने में वे ऊर्जा को चालक के सिरों का विभवांतर कहते हैं। तो वास्तव में ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? मान लेते हैं कोई हमारा मेटेलिक कंडक्टर है, जैसे ये कोई धातु का हमारा एक तार है, उसका एक ए सिरा है और उसका ये बी सिरा है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इसमें मान ली यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज जैसे 1 कूलाम्ब चार्ज है। 1 कूलाम्ब चार्ज को हम इस ए सिरे से किस ओर प्रवाहित करें? बी सिरे की ओर ले जाएं, बी एंड की ओर ले जाएं। तो इकाई आवेश को यानी कि 1 कूलाम्ब आवेश को यदि हम ए सिरे से बी सिरे की ओर ले जाएंगे तो हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअली में वो उस मेटेलिक वायर को कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो इस वर्क को करने में, इस वर्क डन में कुछ ना कुछ एनर्जी यूज होगी। तो जितनी अमाउंट की जो एनर्जी यूज होगी, ठीक है, 1 जूल हो सकती है, 2 जूल हो चुकी, हम जो एनर्जी को जूल में मापते हैं, तो जितनी अमाउंट एनर्जी यूज होगी चार्ज को ए सिरे से बी सिरे तक फ्लो करने में, उसे ही हम बोलते हैं विभवांतर। यदि 1 कूलाम्ब आवेश को ए सिरे से बी सिरे तक फ्लो करने के लिए सपोज दैट 3 जूल एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 3 जूल पर कूलॉम, ठीक है। तो वास्तव में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं
किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या प्रवाहित करना है, एकांकी आवेश या यूनिट चार्ज को प्रवाहित होने में जो व्यय ऊर्जा होती है, जो भी एनर्जी हमारी एक्सपेंस होती है उस कार्य को करने में, उसी को हम बोलते हैं, क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। चालक के सिरों को विभवांतर कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि विभवांतर, जिसको हम विभवांतर को V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो विभवांतर इक्वल टू हो गया व्यय ऊर्जा अपॉन प्रवाहित आवेश। ऊर्जा को किस में मापते हैं, ऊर्जा को मापते हैं कूलॉम में, सॉरी जूल में, और आवेश को किस में मापते हैं, आवेश को हम मापते हैं कूलॉम में। तो इस तरह से जो विभवांतर का हमारा मात्रक होगा वो ऊर्जा का मात्रक यानी कि जूल बटे आवेश का मात्रक यानी कि कूलॉम, यानी कि जो विभवांतर का मात्रक होता है वो होता है जूल प्रति कूलॉम। जूल प्रति कूलॉम को हम वोल्ट भी कहते हैं। एक इटालियन फिजिसिस्ट थे, इटली के एक भौतिक विज्ञानी थे जिनका नाम था एलिसेंड्रो वोल्टा। उन्हीं के नाम पर ये जो यूनिट है विभवांतर, उस यूनिट का नाम वोल्ट दिया गया है। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, विभवांतर का मात्रक होता है जूल प्रति कूलॉम या फिर वोल्ट। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस किससे कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस किससे कहते हैं, किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एकांकी आवेश को प्रवाहित होने में व्यय ऊर्जा, जो भी एनर्जी हमारी यूनिट चार्ज को किसी कंडक्टर के एक सिरे से दूसरे सिरे में यूनिट चार्ज को फ्लो करने में जो भी एनर्जी हमारी यूज होगी या जो भी एक्सपेंस होगी, उसी को हम बोलते हैं चालक के सिरों का विभवांतर। यूनिट क्या होती है, यूनिट जूल पर कूलॉम या फिर वोल्ट। अब विभवांतर को किस यंत्र से मापते हैं हम, तो विभवांतर को मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। विद्युत धारा, इसके पहले हमने विद्युत धारा पढ़ा, तो विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग अमीटर का यूज करते हैं, और विभवांतर को मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। वोल्ट मीटर को हम लोग जो है, जैसे कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के दोनों सिरों, एक सिरा ये ए है और दूसरा सिरा ये बी है, तो दोनों सिरों के पैरेलल इस तरह वोल्ट मीटर हम यहाँ पर लगा देते हैं। जिन सिरों के मध्य में क्या उत्पन्न हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो रहा है, उन दोनों सिरों के पैरेलली हम लोग जो है वोल्ट मीटर यहाँ पर लगा देते हैं, और वोल्ट मीटर से रीडिंग ले करके हम ये बता सकते हैं कि ए सिरे और बी सिरे के मध्य में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये दूसरा बेसिक टर्म हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस वास्तव में चार्ज के फ्लो होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यदि किसी चालक के दोनों सिरों में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रहता है तो वहाँ पर चार्ज फ्लो नहीं होता है। यदि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी किसी कंडक्टर में चार्ज फ्लो हो पाता है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारा प्रतिरोध, जिसको हम इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं। तो प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध चालक का वह गुण है जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है। इसको भी हम लोग एक एनालॉजी से समझ सकते हैं प्रतिरोध को भी, कि जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास ट्यूब है, उसमें पानी फ्लो हो रहा है और वो ट्यूब अंदर से चिकनी है, और एक दूसरी ट्यूब है उसमें भी पानी फ्लो हो रहा है लेकिन वो अंदर से खुरदुरी है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं किस ट्यूब में वाटर का फ्लो अधिक होगा, तो जो ट्यूब अंदर से चिकनी है उस ट्यूब में वाटर का फ्लो फास्ट होगा, और जो ट्यूब अंदर से खुरदुरी है उसमें वाटर करंट का फ्लो जो होगा वो क्या होगा, वो स्लो होगा। तो इस खुरदुरेपन के अंदर आ जाने के कारण पानी के बहाव में बाधा उत्पन्न हो रही है, एक अवरोध उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण वाटर करंट हमारा कम हो जा रहा है। इसी अवरोध को
चालक के इस अवरोध करने वाले, वाटर के फ्लो को रोकने वाले गुण को हम कहते हैं प्रतिरोध। तो ये प्रतिरोध कई कारणों से हो सकता है। ये चालक की या कंडक्टर की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो खुरदुरापन भी हो सकता है, या हो सकता है कि जैसे एक ट्यूब है हमारी, वो मोटी है और एक ट्यूब हमारी क्या है, पतली है, नैरो है, संकरी है। तो जो ट्यूब हमारी मोटी होगी, जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, तो उस ट्यूब में जो है पानी का फ्लो फास्ट होगा। और जो ट्यूब हमारी संकरी होगी, पतली होगी, ठीक है, तो उस ट्यूब में वाटर का फ्लो हमारा कम होगा। तो इस तरह हमने देखा कि एरिया क्रॉस सेक्शन के कारण या कंडक्टर की मोटाई के कारण भी हमारा प्रतिरोध में अंतर आ जाता है। तो जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन कम होता है वहाँ प्रतिरोध ज़्यादा रहता है, और जहाँ पर एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है वहाँ पर प्रतिरोध हमारा कम होता है। तो प्रतिरोध वास्तव में है क्या? प्रतिरोध जो है किसी, जैसे वाटर के फ्लो में अवरोध उत्पन्न हो रहा था, उसी तरह चार्ज के फ्लो में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसी को हम कहते हैं चालक का प्रतिरोध। तो ये एक चालक का गुण होता है। जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा करंट का फ्लो उतना ही कम होगा। और जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वो होता है ओम। तो ये तीन हमारे बेसिक टर्म्स थे। कौन कौन से? पहले हमने जाना विद्युत धारा के बारे में, फिर विभवांतर के बारे में, और तीसरा प्रतिरोध के बारे में। अब इन तीनों टर्म्स को हम एक कॉमन एनालॉजी से और अच्छे समझते हैं, तो और हमारी समझ विकसित हो पाएगी। देखिए, द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम वन टैंक टू another is a good analogy for an electric circuit, and the mathematical relationship between voltage, resistance and current। अब देखिए, अब तीनों बेसिक टर्म को समझाने का यहाँ प्रयास किया गया है। एक है वोल्टेज, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। दूसरा हमने एक पढ़ा था सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, करंट, और तीसरा हमने रेजिस्टेंस के बारे में जाना था। तो यहाँ पर देखते हैं वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर आप लोग को इस फिगर में दो टैंक दिखलाई पड़ रहे होंगे। एक टैंक ये है लेफ्ट हैंड साइड में, और एक टैंक हमारा राइट हैंड साइड में है। तो इस टैंक में देखने से हमको क्या दिखलाई पड़ रहा है कि जो लेफ्ट साइड में टैंक है वहाँ पर वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, और जो राइट हैंड साइड में टैंक है वहाँ पर वाटर का अमाउंट कम है। तो वाटर का अमाउंट ज़्यादा होने के कारण होगा क्या कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो अमाउंट ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर वाटर का प्रेशर ज़्यादा होगा। ग्रेविटी के कारण प्रेशर ज़्यादा होगा। तो प्रेशर ज़्यादा होगा इस वाले टैंक में, और इस वाले टैंक में ये जो प्रेशर होगा वो प्रेशर कम होगा। क्योंकि यहाँ पर वाटर का अमाउंट कम है तो यहाँ पर प्रेशर हमारा कम काम करेगा। तो किस टैंक में प्रेशर ज़्यादा है? लेफ्ट साइड वाले टैंक में प्रेशर ज़्यादा है, और राइट हैंड साइड वाला जो टैंक है उसमें प्रेशर कम है। तो वाटर का प्रेशर लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर ये जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे वो नीचे की ओर पुश करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स को ही पुश करेंगे। तो ये वाटर का जो फ्लो होगा वो इस पाइप के थ्रू होते हुए, इस वाल्व के थ्रू होते हुए इस वाले टैंक की ओर होने लगेगा। जिसके कारण होगा क्या कि ये इस साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला जो वाटर का टैंक है यहाँ पर वाटर का लेवल धीरे धीरे नीचे जाने लगेगा, और राइट हैंड साइड में जो वाटर का टैंक है यहाँ पर वाटर का लेवल धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगेगा। और वाटर का फ्लो हमारा तब तक होता रहेगा लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जब तक दोनों लेवल बराबर ना हो जाएं। और यदि दोनों लेवल बराबर हो जाएंगे, यानी कि दोनों साइड में वाटर का प्रेशर बराबर हो जाएगा, उस समय वाटर का फ्लो होना हमारा रुक जाएगा। तो यही जो फोर्स में डिफरेंस है,
फोर्स में डिफरेंस होने के कारण ही हमारा वाटर लेफ्ट साइड से राइट साइड में फ्लो हो पा रहा था। तो यही जो फोर्स में जो डिफरेंस है, दोनों टैंक के वाटर के फोर्स में या वाटर के प्रेशर में जो डिफरेंस है इसे ही हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, या इसको हम बोल सकते हैं वोल्टेज। इसी वोल्टेज के कारण ही वाटर हमारा एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर फ्लो होता है। ठीक है। और करंट क्या है? वाटर करंट क्या है? द फ्लो ऑफ वाटर बिटवीन द टैंक्स। तो वाटर जो लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड में इस ट्यूब के माध्यम से फ्लो हो रहा है, तो इस ट्यूब के माध्यम जो वाटर का फ्लो है, फ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर करंट। इसको हम वाटर करंट कहते हैं। सेम इसी तरह चार्ज भी हमारा जो है अधिक पोटेंशियल वाले एंड से कम पोटेंशियल वाले एंड की ओर फ्लो होता है, और जब चार्ज हमारा फ्लो होता है किसी कंडक्टर से, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो ये दूसरी चीज हो गई इलेक्ट्रिक करंट। अब तीसरी चीज हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। तो द वाल्व दैट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ वाटर। अब देखिए बीच में क्या लगा हुआ है, एक वाल्व लगी हुई है। ये वाल्व को हम टाइट कर देंगे यदि, तो टाइट करने से क्या होगा, तो वाटर का फ्लो जो होगा लेफ्ट साइड से राइट साइड में, अगर वाल्व को टाइट करेंगे तो वो कम हो जाएगा फ्लो। तो जितना ज़्यादा हम वाल्व को टाइट करेंगे वाटर का फ्लो हमारा क्या होगा, कम होगा। यानी कि ये वाल्व जो है वाटर के फ्लो होने में बाधा पहुंचा रहा है, वाटर के फ्लो को कम कर रहा है। यानी कि वाल्व एक तरह से रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जितना ज़्यादा हम वाल्व को टाइट करेंगे, वाल्व को कसेंगे, वाटर का फ्लो उतना ही कम होगा। ठीक है। तो यानी कि वाटर के फ्लो होने में जो बाधा पहुंच रही है, जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है, उसी अवरोध को हम कहते हैं प्रतिरोध। इसी प्रकार किसी कंडक्टर में जब चार्ज के फ्लो होने में जब बाधा उत्पन्न हो, विरोध उत्पन्न हो, अवरोध उत्पन्न हो, उसे हम बोलते हैं प्रतिरोध। तो इन तीनों एनालॉजी के माध्यम से हम लोग एक बेहतर समझ विकसित कर पाए होंगे, उम्मीद है मुझे, कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। आइए अब हम लोग जानते हैं ओम के नियम के बारे में। ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम का नियम क्या है? जब किसी चालक का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं जैसे कि लंबाई, क्षेत्रफल आदि नहीं बदलती हैं, यानी कि कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर का हमको ये कुछ चीज़ें जो हैं, जो फिजिकल स्टेट्स हैं, वो हमको कांस्टेंट रखनी है। पहली चीज़ तो कि किसी चालक का टेम्परेचर हमको चेंज नहीं करना है, और कुछ फिजिकल स्टेट्स भौतिक अवस्थाएं हैं, जैसे उस चालक की लंबाई चेंज नहीं करना हमको, उस चालक का क्षेत्रफल से तात्पर्य यहाँ पर एरिया क्रॉस सेक्शन से है, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से है, या आप कह सकते हो तार की या कंडक्टर की मोटाई से है। तो उस कंडक्टर की मोटाई भी नहीं बदलनी है। तो ना तो कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज करना है, ना ही कंडक्टर की लंबाई बदलनी है, और ना ही कंडक्टर की मोटाई बदलनी है। तो यदि हम इनको कांस्टेंट रखते हैं, इन चीज़ को नहीं चेंज करते हैं, तो क्या होता है, तो चालक में, तो उस कंडक्टर में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो किसी कंडक्टर में हम क्या करेंगे, किसी कंडक्टर में कुछ चीज़ें हमको कांस्टेंट रखनी है, ताप को स्थिर रखना है, लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं करना है, उसके एरिया क्रॉस सेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं करना है। एट दैट कंडीशन, उस कंडीशन में उस कंडक्टर में जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, उस इलेक्ट्रिक करंट की मात्रा जो होगा उस चालक के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
यानी कि कह सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज द इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये है कि किसी चालक के दोनों सिरों के मध्य में जितना अधिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही अधिक क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक करंट होगा। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही अधिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट। यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस, किसी चालक के पोटेंशियल डिफरेंस को 2 गुना कर देंगे तो इलेक्ट्रिक करंट भी हमारा 2 गुना हो जाएगा। यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस किसी चालक के जो 2 सिरे हैं उसके मध्य में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको 4 गुना कर दें तो इलेक्ट्रिक करंट भी 4 गुना हो जाएगा। मतलब जिस रेशियो में हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे उसी रेशियो में हमारा इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। यदि हम V को बढ़ाएंगे तो I की वैल्यू भी हमारी इंक्रीज होगी उसी रेशियो में। ये मतलब होता है अनुक्रमानुपाती का। ठीक है, अब देखिए, अब यदि हम यहाँ पर हमने क्या निकला, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे और यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे तो V इक्वल टू एक कांस्टेंट मानना पड़ेगा और वो कांस्टेंट होता है R। उस कांस्टेंट को हम क्या कह देते हैं, R। तो V इज इक्वल टू R I, और जब I को हम इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा V अपान I इक्वल टू R। R हमारा क्या है, R हमारा एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी कांस्टेंट रहती है। यानी कि V अपॉन I, V और I का जो रेशियो है वो क्या होता है, एक स्थिरांक होता है, एक नियतांक होता है जिसको हम R कहते हैं। या हम कह सकते हैं V इक्वल टू, जब I को इस साइड ले जाएंगे तो V इक्वल टू I R। तो R क्या है, R हमारा एक नियतांक है जिसको हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं, इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो देखिए रेजिस्टेंस, इस वाले अगर फार्मूले को हम गौर से देखें, V अपॉन I इज इक्वल टू R, यह किसके किसके बीच संबंध बता रहा है। यह 3 जो हमारी अभी फिजिकल जो क्वांटिटीज़ थी जो हमने अभी स्टडी की थी, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस V, इलेक्ट्रिक करंट I और रेजिस्टेंस R, इन तीनों क्वांटिटीज़ के मध्य में संबंध को बताता है ओम का नियम, V, I और R के बीच में। देखिए इस इक्वेशन से हमको एक चीज़ क्या पता चल रही है, इस V अपॉन I इक्वल टू R से V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, और क्या R क्या है, रेजिस्टेंस है। तो अगर हम देखें कि R जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कब ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू तब ज़्यादा होगी जब हमारा V का मान ज़्यादा हो, यानी कि अंश, चूँकि V हमारा अंश पर है, V का मान ज़्यादा होगा तो R का मान ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा, और जो I का मान है, I का मान कम हो तब R का मान ज़्यादा होगा। यानी कि R का मान अधिक होने के लिए V का मान क्या होना चाहिए, V का मान ज़्यादा होना चाहिए और I का मान कम होना चाहिए। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का मान ज़्यादा हो और इलेक्ट्रिक करंट का मान कम हो तब हमारा R का मान अधिक होगा। यानी कि कोई हमारा वायर है, इलेक्ट्रिक वायर है, धातु का तार है, इसके मध्य में यदि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन जो विद्युत धारा का प्रवाह है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो कम है जितना होना चाहिए V की, चूँकि पोटेंशियल डिफरेंस यदि ज़्यादा है तो I का मान ज़्यादा होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन V का मान तो ज़्यादा है लेकिन उस हिसाब से हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी कि I का मान हमारा कम है। तब हम कहेंगे यदि पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो और उस हिसाब से हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना हो पाए, तो इसका मतलब उस कंडक्टर में R ज़्यादा है, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तभी हमारा चार्ज उस कंडक्टर में फ्लो नहीं हो पा रहा है। तो ये हमारी जो इक्वेशन है वो ये हमारी बताती है कि जब किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है, और उसकी तुलना में इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है, इलेक्ट्रिक करंट कम होता है, तो उस समय कहा जाता है कि उस समय हमारा उस चालक का प्रतिरोध ज़्यादा है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं जो हमारा ओम्स लॉ है या ओम्स इक्वेशन है वो किसके किसके बीच में संबंध बताता है,
V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, I यानी कि इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस के बीच में संबंध को बताता है। और जो R हमारा होता है, R को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस या चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और जिसका मान किस पर डिपेंड करता है? जिसका मान डिपेंड करता है चालक के पदार्थ पर। कि जो हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर में जो एटम्स हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे हुए हैं कि टाइटली हेल्ड हैं। यदि ढीले बंधे होंगे तो करंट का फ्लो इजीली हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर जाएंगे। और यदि इलेक्ट्रॉन से आसानी से मूव कर जाएंगे तो वहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो जो हमारा प्रतिरोध होता है वो पदार्थ पर भी डिपेंड करता है कि पदार्थ कैसा है, उसमें एटम कैसे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड है या टाइटली हेल्ड है, इस पर भी हमारा प्रतिरोध निर्भर करता है। ताप पर डिपेंड करता, सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं तो तापमान बढ़ाने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी हमारा बढ़ता है। लेंथ बढ़ाने के साथ साथ रेजिस्टेंस होता बढ़ता है। कंडक्टर की लेंथ बढ़ा देंगे, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। एरिया क्रॉस सेक्शन या क्षेत्रफल की बात करें तो एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से रेजिस्टेंस हमारा कम होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। अभी हमें इनके बारे में ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, इसके बारे में हम किसी दिन डिटेल में एक अलग से एक क्लास वीडियो डालेंगे, ठीक है। तो लेकिन हमको ये थोड़ा यहाँ पर जानना ज़रूरी है कि ये जो प्रतिरोध होता है वो किस पर डिपेंड करता है? चालक के पदार्थ पर, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल आदि पर निर्भर करता है। यानी कि एक तरह से कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कंडक्टर पर ही प्रतिरोध हमारा डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ओम का नियम। ओम का नियम का जो मेन है वो ये है कि जो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि चालक के सिरों के मध्य में विभवांतर को बढ़ाएंगे तो उन चालक के सिरों के मध्य जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। यदि इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पा रही, इसका मतलब उसमें उस जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको हम जब इसको और सॉल्व करते हैं तो हमारे एक फार्मूला करके आया था V/I = R, या फिर हम कह सकते हैं V = I/R। इसी को हम ओम्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा ओम का नियम हो गया। आइए अब हम इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं। कैसे ओम के नियम को हम प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं? तो इसके लिए हमको एक इलेक्ट्रिक सर्किट को सेटअप करना होगा। ये हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट लगा हुआ है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में एक ये वायर लगा हुआ है, इस तरह से आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा। ये हमारा एक XY एक वायर है, एक तार है जो कि नाइक्रोम का बना हुआ है। नाइक्रोम एक मिश्र धातु होती है जो कि निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन धातु से मिलकर के बनती है। तो ये XY हमारा एक क्या है? नाइक्रोम का एक तार है, ये तार लगा हुआ है, ठीक है। और आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा कंडक्टर के आगे सीरीज में ये विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर लगा हुआ है। आगे की या कुंजी लगी हुई है जिसकी सहायता से हम इलेक्ट्रिसिटी को ऑन या ऑफ कर सकते हैं की हेल्प से। और इन दोनों सिरों के मध्य में ये जो तार हमारा XY है, इन सिरों के पैरेलली आप देख रहे हो कि ये हमारा वोल्ट मीटर लगा हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए X और Y के सिरे के मध्य में जो पोटेंशियल डिफरेंस उसको मेजर करने के लिए ये हमारा वोल्ट मीटर लगा हुआ है। अब सर्किट में ही यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये 4 सेल लगे हुए हैं, 1 2 3 और ये 4 सेल है। तो इन चारों सेल को हम एक साथ नहीं लगाएंगे, पहले हम एक सेल को लगाएंगे। एक सेल को लगा करके देखेंगे कि हमारा X और Y जो एंड है नाइक्रोम के तार का, उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। वोल्ट मीटर से रीडिंग लेकर के हम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से नोट कर लेंगे और एमीटर से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को माप लेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिक सर्किट में
हम केवल एक बैटरी को, यानी कि पहली वाली जो बैटरी है उसको बस यहाँ पर लगाते हैं इस तरह से। तो जब हमारी केवल पहली वाली बैटरी लगेगी, वो बाकी जो 3 बैटरी कट ऑफ रहेंगी, इनको अभी नहीं लगा रहे हम। तो पहली वाली बैटरी को लगाया, बैटरी को लगा करके हम देखते हैं कि एक्स और वाई सिरे के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस किससे नापेंगे? इस वोल्ट मीटर की हेल्प से नाप लेंगे। और उसके बाद अमीटर की हेल्प से हम लोग नाप लेंगे कितना इलेक्ट्रिक करंट हमारा एक्स और वाई के बीच में फ्लो हो रहा है। तो इस तरह से हम एक टेबल टाइप बनाते जाएंगे। ठीक है, एक सेल को लगाएंगे पहले, तो इस प्रयोग को करेंगे। उसके बाद फिर हम एक सेल के बाद में अब पहला और दूसरा, अब 2 सेल को जोड़ लेंगे, 2 सेल को जोड़ लेंगे। अब ये 2 सेल कट ऑफ रहेंगे, इन 2 सेल को नहीं जोड़ा है। 2 सेल को जोड़ने के बाद हम देखेंगे कि एक्स और वाई के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और कितना हमारा इलेक्ट्रिक करंट और एक्स और वाई के बीच में फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसी तरह फिर हम 1 2 3 सेल को ले लेंगे, 3 सेल को सर्किट में ले लेंगे, 3 सेल को सर्किट में जोड़ करके फिर देखेंगे कितना हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आया एक्स और वाई के बीच में और कितना हमारा विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और इसी तरह धीरे धीरे हम 3 के बाद चौथे सेल को भी हम जोड़ लेंगे। तो चौथे सेल को जोड़ने के बाद देखेंगे कि हमारा एक्स और वाई के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और कितनी हमारा इलेक्ट्रिक करंट एक्स और वाई के बीच में फ्लो हो रहा है, किस रेट से फ्लो हो रहा है। तो इस तरह से हमने 4 स्टेप में, यानी कि पहले सेल 1 सेल को जोड़ा, फिर 2 सेल को जोड़ा, 3 सेल को जोड़ा, 4 सेल को जोड़ा। चारों बार हम जो एक स्टेप में जो है 4 स्टेप में हम डाटा कलेक्ट करेंगे वी और ए का, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, तो डाटा कलेक्ट करने के बाद हम टेबल टाइप बना लेते हैं। ये देखिए टेबल में आपको दिख रहा होगा कि जब हमने सर्किट में नंबर ऑफ सेल्स यूज्ड इन सर्किट, जब हमने एक सेल यूज किया, तो एक सेल यूज किया तो अमीटर से जो हमने इलेक्ट्रिक करंट मापा, तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा आया 0.4 एम्पियर। और वोल्ट मीटर की हेल्प से जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस मापा तो वो आया हमारा 3 वोल्ट। उसके बाद में चौथे वाले जो हमारा कॉलम है, चौथे वाले कॉलम में हम V अपॉन आई लिख लेते हैं। V की वैल्यू थी कितनी? 3 वोल्ट और जो करंट आई था वो था 0.4, तो 3 अपॉन 0.4। तो अब जैसे डिवाइड करेंगे 3 को 0.4 से तो ये आ जाएगा 7.5। तो V अपॉन आई, और ओम का नियम बताता है कि V अपॉन आई इक्वल टू R होता है, जो कि एक कांस्टेंट होता है। तो 7.5 जो निकल करके आ रहा है 7.5, ये कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, देखते हैं बढ़ती कि नहीं बढ़ती है, कांस्टेंट रहती है, घटती बढ़ती है। उसके बाद जब हम सर्किट में 2 सेल लगाते हैं, अमीटर से विद्युत धारा मापते हैं तो 0.8 एम्पियर आती है। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर से मापते हैं तो 6 वोल्ट आता है। तो V अपॉन आई जब रखते हैं, यानी कि 6 अपॉन 0.8 रखते तो आता है 7.5, अगेन 7.5। इसके पहले भी जब एक सेल लगाया तब भी 7.5, 2 सेल लगाए तब भी 7.5, 3 सेल लगाए तो इलेक्ट्रिक करंट देखा 1.2 हो गया और पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ करके 6 से 9 हो गया। तो फिर हमने V अपॉन आई रखा, यानी कि V की जगह 9 रख दिया और I की जगह 1.2 रख दिया। तो V अपॉन यानी कि 9 अपॉन 1.2, तो फिर आया हमारा 7.5। इसी तरह हमने 4 सेल लगाया, सर्किट में 4 सेल जोड़े, तो सर्किट में 4 सेल जोड़ने के बाद जो हमारा करंट था, करंट बढ़ करके 1.6 एम्पियर हो गया। और जो पोटेंशियल डिफरेंस हम वोल्ट मीटर से नापा तो हमारा 12 वोल्ट का आया। तो 12 अपॉन 1.6, तो ये आया 7.5। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम सर्किट में सेल बढ़ाते जा रहे हैं, करंट बढ़ता जा रहा है, करंट लगातार बढ़ता है और उसी रेशियो में हमारा क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी बढ़ता है। लेकिन इन दोनों चीज़ बढ़ते तो हैं, लेकिन इन दोनों का जो रेशियो रहता है, V और I का जो रेशियो रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, 7.5, 7.5, 7.5 एंड 7.5। यानी कि जो V अपॉन आई है, V अपॉन आई जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, वो रहती है कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं R या रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह से हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं। इस डाटा को हम
ग्राफ में भी शो कर सकते हैं। देखिए ये ग्राफ में दिखाया गया है, यहाँ पर एक एक्सिस पर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस लिया गया है, एक एक्सिस पर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस लिया गया है और दूसरे एक्सिस पर करंट लिया गया है एम्पियर में। तो यहाँ पर हमने देखा था जब पहला सेल लगाया था हमने तो पहले सेल में जो वोल्टेज था, वोल्टेज कितना था, 3 वोल्ट था और करंट कितना था, करंट हमारा था 0.4 एम्पियर। तो ये पॉइंट लगभग यहाँ पर आएगा। इसी तरह जब हमने 2 सेल लगाए सर्किट में तो हमारा जो वोल्टेज था वो बढ़ करके 6 एम्पियर हो गया था और जो करंट था वो हमारा 0.8 हो गया था। इसी तरह जब 3 सेल लगाए थे हमने तो वोल्टेज हमारा या पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 9 वोल्ट हो गया था और जो करंट था वो 1.2 एम्पियर हो गया था। और जब हमने 4 सेल लगाए थे तो जो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस था वो 12 वोल्ट हो गया था और जो हमारा करंट था 1.6 एम्पियर हो गया था। तो इस तरह से हमको 4 पॉइंट मिलते हैं, 1 2 3 4। इन चारों पॉइंट को यदि हम मिला दें, इन चारों पॉइंट को मिला दें तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, एक सीधी लाइन मिलती है और ये सीधी लाइन ऑरिजिन से होकर के जाती है। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन का मिलना हमारा ये बताता है कि V और I का जो रेशियो है वो क्या है, वो हमारा एक कांस्टेंट होता है, वो हमारा एक कांस्टेंट होता है। तो इस तरह से ये ग्राफ द्वारा भी हम ओम के नियम हैं, ओम के नियम को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं। यदि स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है इसका मतलब हमारा जो ओम का नियम है वो सत्य है। और यदि हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते पॉइंट्स को और उनको मिलाते और स्ट्रेट लाइन ना मिलती या स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से होकर के न जाती तो इसका मतलब ओम का नियम हमारा सत्य नहीं है। लेकिन वास्तव में जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और ग्राफ प्लॉट करेंगे V और I के बीच में तो हमको एक स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से जाती हुई मिलती है, इसका मतलब ओम का नियम सत्य है। तो इस तरह से हम ओम के नियम को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं। आइए, आप लोग ओम के नियम के बारे में काफ़ी आपकी समझ विकसित हो चुकी होगी, इसलिए मैंने एक आपके लिए क्वेश्चन रखा हुआ है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे और स्वयं को जांचेंगे। क्वेश्चन ये है कि एक चालक है, चालक तार है, कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर में बहने वाली विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक करंट है 2.5 एम्पियर है, यानी कि I हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है 2.5 एम्पियर है, तथा तार के सिरों के बीच विभवांतर हमको ज्ञात करना है। सिरों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है, जबकि तार का प्रतिरोध जो है वो 4 ओम है। यानी कि यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक करंट I दिया हुआ है, रेजिस्टेंस R दिया हुआ है 4 ओम, हमको पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करना है। तो हम लोग ओम के नियम से ऑलरेडी ये जान चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस में क्या संबंध होता है। इन तीनों के बीच संबंध के माध्यम से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट मालूम है आपको, जो भी आंसर आएगा आपका वो वोल्ट में आएगा। ठीक है, आप लोग इसको हल करने का प्रयास करेंगे, उम्मीद है आप लोग इसको हल कर पाएंगे। आगे की चीज़ों के लिए हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज का वीडियो क्लास या आपकी क्लास आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हम इसमें आप पे सुधार कर सकें और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो, शैक्षिक वीडियो तैयार कर सकें। थैंक यू।